गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज आईपीएच के 486वें हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। अ, जैसे कि सभी को पता है 7:30 से 8:30 तक ये हमारा हिंदी सेशन चलेगा, जो कि डेली बेसिस पे लगभग 400 से ऊपर दिनों से चल रहा है। और इसी क्रम में आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर रश्मि शुक्ला मैम। और मैम का टॉपिक है एक राष्ट्र और एक चिकित्सा पद्धति में होम्योपैथ की स्थिति। तो इससे पहले कि मैम अपना टॉपिक शुरू करें, मैं मैम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैम एक रिनाउंड क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हैं। लगभग 2008 से मैम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसफी पढ़ाने का लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस है मैम को। और होम्यो एड वर्ल्ड्स की डायरेक्टर है मैम। और मैम को एशिया पैसिफिक WHO में एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ एशिया पैसिफिक एज अ पर्सन फीचर किया जा चुका है 2016-17 में। और महाराष्ट्र है लगभग 2019 से। और मैम ने कई सारी बुक्स भी को ऑथर करी है, जैसे कि प्रीएम्बल ऑफ नोवेल होम्योपैथी, जो कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का सबसे मोस्ट मॉडर्न सेकेंड एडिशन है। और इसके साथ साथ मैम लाइफ मेंबर एंड मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है महाराष्ट्र स्टेट ब्रांच की HMAI में। और मैम को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए काफी सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि प्राइड ऑफ होम्योपैथी अवार्ड, जो कि वर्ल्ड हेल्थ समिट में दिया गया था दुबई में सितंबर 2022 में। कोविड योद्धा 2020 अवार्ड दिया गया था माननीय श्री नितिन गडकरी जी के हाथों। और हेल्थ सर्विसेज फॉर खत्सर क्रिया महोत्सव 2019 में दिया गया था। और बेस्ट गेस्ट स्पीकर अवार्ड दिया जा चुका है। इनका एक पेपर था होम्योपैथिक एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, जो कि MP होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ग्वालियर में आयोजित हुआ था 2018 में। और इसके साथ साथ मैम ने लगभग 8 से भी ज्यादा पेपर्स पब्लिश किए हैं और प्रेजेंट किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में। और मैम डिफरेंट मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेती रहती हैं। और इसके साथ साथ मैम ने एज अ जूनियर रेजिडेंट RMO और सीनियर हाउसमैन की भूमिका में काम किया है डॉक्टर ML धावले मेमोरियल होम्योपैथिक ट्रस्ट मुंबई में दिसंबर 2005 से जून 2008 तक। और मैम का MD डिसर्टेशन का टॉपिक था स्टडीइंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी इन केसेस ऑफ HIV डिजीज एंड इट्स एप्लीकेशन इन होम्योपैथिक मैनेजमेंट। अंडर उनके गाइड थे डॉक्टर प्रफुल्ल बरवालिया सर। इसके साथ साथ मैम को काफी सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है कई सारे कॉलेजेस में। अम, और ज्यादा आप सभी का समय ना लेते हुए मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ IUPH की हिंदी टीम की तरफ से हमारे प्लेटफॉर्म पे। और प्लीज आप अपना आज का सेशन शुरू करिए मैम। Am I audible now? यस मैम। जी। और स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? हाँ जी मैम। Thank you so much. So, thank you so much, Dr. Ankita, for such a very wonderful introduction. Thank you so much, and Sani sir also. Thank you so much for inviting me. Today's topic is very very crucial and which is high on, जो कि है वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी। और इसमें हम होम्योपैथ का कैसा रोल रहने वाला है। सो वो बहुत सारे उतार चढ़ाव वाला प्रेजेंटेशन होने वाला है ये, क्योंकि कुछ चीजें बहुत जैसे बोलते हैं एक बहुत ही खुशी या इलेटेड न्यूज भी रहेगी, और कुछ हमें एक्स्ट्रा तैयारी करने वाले अलार्म्स और सिग्नल भी रहेंगे। होपफुली हम सब यहाँ पर बहुत ध्यान देकर ये सारी चीजें सुनेंगे, क्योंकि
यहाँ पर एक मिक्स्ड एज ग्रुप दिख पा रहा है मुझे, एक सीनियर, काफी सीनियर टाइप के भी हमारे पास में हमारे एसेट्स हैं, और काफी ग्रोइंग काइंड ऑफ डॉक्टर्स भी यहाँ पे दिख पा रहे हैं। स्टूडेंट्स होते तो और अच्छा होता, लेकिन चलिए हम समझ गए तो हम उन्हें समझा ही लेंगे। सो वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी, बेसिकली it is about a role of a homeopath, is the main topic that I wish that we should have understood it well. So yeah. Okay. Are you able to see my screen? नो मैम, अभी आपकी मेन स्क्रीन दिख रही है, Just a second. पीपीटी हट गई है। Just a second. So वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी के भी पहले बोलने वाली बात ये है कि ये तो एक प्रोजेक्ट आया है हमारे पास में, ये काफी WHO, एंड आई विल इंट्रोड्यूस यू द वेरियस एक्टर्स दैट हैव पुट अप दिस वेंचर। क्या है ये वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी? सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप दैट एवरीवन इज एबल टू सी दिस। सो सबसे पहले तो आज नागपंचमी है, उसके बावजूद सब लोग वक्त निकाल कर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप सभी लोगों को नागपंचमी की शुभकामनाएं। और हमने नागपंचमी में विशेष शुभ क्या बोल सकते हैं, थैंक्स बोलना चाहिए फॉर दिस स्पीशीज की हमें ओफिडा ग्रुप जैसा वंडरफुल मेडिकल टूल इन्होंने हमें दिया है। सो आज का ये टॉपिक एक होम्योपैथ की क्या रोल रहने वाला है। सो सबसे पहले हम एक मैक्रो से माइक्रो विजन पर जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि WHO, इसमें क्वाड्रिपेड ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट है। दैट इज WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WAH, दैट इज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। उसके बाद FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। UNEP, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अभी इसका मतलब क्या है? इट इज एम टू हैव अ सस्टेनेबल ग्रोथ। सब समझ चुके हैं कि अब हमें इस तरह से अपने आप को ग्रो और डेवलप करना है ताकि सबको साथ लेके चले। अभी तक इंसान सिर्फ खुद के डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेकर फोकस था, और बाकी लोगों का क्या फायदा नुकसान हो रहा है, बाकी जानवरों सृष्टि का क्या नुकसान फायदा हो रहा है, उस तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं था, जब तक उसे समझ में नहीं आ गया कि भाई ये सब चीजें अंत में मेरा ही सबसे बड़ा नुकसान करने वाली है। तब जाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया कि हम सस्टेनेबल, कंसिस्टेंट और डेवलप होते रहे बिना किसी को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। सो वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी भी इसी एक भाग, इसी एक सोच विचार का एक हिस्सा है, जिसमें हम देखेंगे कि ये इनिशिएटिव लेता है ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट और एनवायरनमेंट, इन सब को कैसे एक साथ जोड़कर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव की जाए। दैट इज वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ को प्रिजर्व कैसे किया जाए, कंजर्व कैसे किया जाए। आप इस प्रेजेंटेशन में आगे धीरे धीरे देखेंगे कि हम वही सारे प्रिंसिपल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसको हमारे मास्टर हैनीमैन ने 200-250 साल पहले ले डाउन किया था, होलिस्टिक हेल्थ। वही ये कॉन्सेप्ट आज बोल रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं, जब इंडिया, एज फार एज इंडिया या भारत देश इज कंसर्न, यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हुई है? दैट इज वन हेल्थ वर्कफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और उसके बाद में ऑक्सिलरी मिनिस्ट्री में हमारा नाम है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो सारे की वाइटल रोल इस पर्टिकुलर वन हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हैं। ये सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सो अब ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अब हम समझने की कोशिश करेंगे वो है कि यहाँ पर ये लोग क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो सबसे पहले आप देखेंगे कि वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम में बेसिकली इंटीग्रेटेड मॉडर्न और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की कोशिश की गई है, जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एजुकेशन, मेडिकल प्रैक्टिस और रिसर्च में कैसे साथ आ सकते हैं। सो
अगर आप लोगों को ये बात समझ पाए तो आपको बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर पहले ही इनिशिएटिव ले लिया था सन 2014 में, जैसे ही आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना हुई थी। अब इसका उद्देश्य कैसे सफल होगा? Lady in labor in a remote Adivasi village. यहाँ पर इस छोटे से A वीडियो में primary health center by government gynecologist is assisting labor. While homeopath is administering homeopathic medicine Simicifiga risomosa for her cervical dystocia, non-dilating cervix. बफर हो रहा है आपके यहाँ पे भी? वीडियो प्ले हो रहा है या बफर हो रहा है? नो मैम, बफर कर रहा है अभी। बफर कर रहा है। इसमें Lady in labor in a remote Adivasi village. A primary health center by government gynecologist is assisting labor. While homeopath is administering homeopathic medicine Simicifiga risomosa for her cervical dystocia, non-dilating cervix. कोई बात नहीं। यहाँ पर होम्योपैथ एक गायनेकोलॉजिस्ट लेबर असिस्ट कर रहा है और एक और होम्योपैथ जो है उसको सर्वाइकल डिस्टोशिया के लिए सिमिसिफिका रेसिमोसा एडमिनिस्टर कर रहा है। दिस इज समथिंग दैट इज द ड्रीम दैट शुड बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली एट लार्ज, जो कि पब्लिक हेल्थ में जिस तरह का इंटीग्रेशन एज अ होम्योपैथ हम चाह रहे हैं। सो इसी में फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, इसी में सारे थेरेपिस्ट आ गए अपने अपने रोल और स्कोप्स के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको हमें ये ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली क्यों ये पॉलिसी आई हुई है। बेसिकली दे वांट टू प्रमोट गुड हेल्थ बेसिकली, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हेल्थ केयर किस तरह से पहुंच पाए, जो कि शायद इसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते होंगे। ऐसे हर तरीके पर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के साथ हम कैसे पहुंच पाए हेल्थ केयर को, पब्लिक हेल्थ तक कैसे पहुंचा पाए, ये प्रमोट गुड हेल्थ is the motive. उसका to improve the quality of teachers and clinicians by revising the curriculum. यानी कि आज की डेट में जो भी करिकुलम है, आज की डेट में जितनी भी क्लासरूम ट्रेनिंग्स चल रही है, उन सारी क्लासरूम ट्रेनिंग्स को एक और ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस के माध्यम से और ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से किस तरह से किया जा सकता है, उसके साथ टू एंश्योर द अफोर्डेबल इंडियन सिस्टम एंड होम्योपैथी सर्विसेज एंड ड्रग्स विच आर सेफ एंड एफिकेशियस। अफोर्डेबल करना चाह रहे हैं क्योंकि आयुर्वेदिक की बाय एंड लार्ज स्पेसिफिकली काफी महंगी होती है मेडिसिन। टू फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ ड्रग्स, क्योंकि जब इतने लार्ज मात्रा में जब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी को प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगी, तो उतना ही ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग भी लगेगा, वहीं पे क्वालिटी कंट्रोल चेक भी आएगा। सो ये सारी चीजें इस तरह से क्वालिटी के साथ में हो, एग्जीक्यूट हो। इस बार एग्जीक्यूशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है गवर्नमेंट ने। उसके अलावा अगर आप देखें तो नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है, इसको किस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में किस तरह से इंटीग्रेट किया जाए ताकि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी में इक्विवेलेंटली सारी जो है, मैं एक बार बता देती हूँ, इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इसको मैं IMH बोलूंगी, आप समझ जाइए कि हम इसी सिस्टम की बात करिए। उसके बाद रीओरिएंटेशन एंड प्रायोरिटाइजिंग रिसर्च वापस से ISM एंड H में, ताकि रिसर्च अब नेक्स्ट लेवल पर हो और इंटीग्रेटेड रिसर्च हो। तो एक नया लेवल का रिसर्च ये लोग करना चाह रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी में आयुर्वेदा क्या कर सकता है, उन्होंने रिसर्च किया होगा। होम्योपैथी क्या कर सकती है, उन्होंने रिसर्च किया होगा। मॉडर्न मेडिसिन क्या कर सकती है, उन्होंने भी रिसर्च किया होगा। यूनानी ने भी रिसर्च किया होगा। लेकिन इंटीग्रेटिव फॉर्म पे नए तरीके से रिसर्च करके नो सिस्टम साथ में आके कुछ कर सकते हैं क्या? हो सकता है ये नए रिसर्च के द्वार खुलेंगे इसके बाद में। क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ दीज सिस्टम्स, अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि कौन से सिस्टम कितना अच्छा काम करती है और कौन से डिजीजेस में सबसे अच्छा काम करती है, सो दैट अब्रॉड और इंडिया में
इन सिस्टम का अवेयरनेस बढ़े और इनके स्टेक होल्डर्स और प्रोवाइडर्स आगे आए और पब्लिक सर्विस में कंट्रीब्यूट करें। उसके बाद टू प्रोवाइड फुल अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ एंड रिवाइवल ऑफ द ग्लोरी ऑफ ओल्ड सिस्टम्स। जिस तरह से चाइनीज मेडिसिन ने अपना ग्लोरी बरकरार रखा था, उसी तरह से अब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी अपना ग्लोरी वापस चाहते हैं। बेसिकली इसी सिलसिले में फर्स्ट आयुष साइंटिफिक सेमिनार गोरखपुर में मैंने भी एक रिसर्च प्रेजेंट किया था। अल्टीमेटली ये सब क्यों करना है? अल्टीमेटली हमें क्योर चाहिए और कम ज्यादा गवर्नमेंट जनता कोविड के बाद बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि सिर्फ एक पैथी क्योर नहीं कर सकती, सारी पैथी को साथ आना होगा और सारी पैथी को जो है एक नए लेवल पर काम करना होगा। सो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जो ये नई पॉलिसी आई है इसका क्या इम्पैक्ट ओवरऑल पड़ने वाला है? बेसिकली इट वुड रिलीव पेशेंट, जो बहुत सारा इम्पैक्ट था, बहुत बड़ा लिस्ट था, लेकिन सिंस माय प्रेजेंटेशन इज कन्फाइंड टुवर्ड्स द रोल ऑफ होम्योपैथ, तो मैं कुछ खास पॉइंट्स चुन चुन के आप लोगों के लिए लाई हूँ। दैट इज आइडियलिस्टिक क्या रहेगा कि पेशेंट पर बर्डन नहीं रहेगा कि वो कौन से पैथी के पास जाए। जैसे कि आज की डेट में माइग्रेन होता है तो पेशेंट बोलता है कि मैं होम्योपैथ के पास जाऊं, कि एलोपैथ के पास जाऊं, कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाऊं, कि मैं लाइक एलोपैथ न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाऊं या कहीं और जाऊं, तो उसको वो डिसाइड करता है। लेकिन जब पब्लिक हेल्थ में इंटीग्रेटेड सेटअप्स आएंगे तो वहां पर पेशेंट, अभी भी पेशेंट ओपीडी देख के घुस जाता है कि उसको लगता है कि मैंने किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन से सिस्टम की दवा लेनी है। अब यहाँ पर ये लोग इस पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम पेशेंट को सोचने की जरूरत ना पड़े कि उसको क्या इलाज कराना है। जैसे कि जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसने कौन से इंजेक्शन लगाने हैं, कौन से ब्रांड का लगाना है, कौन से डोज में खाना है, कौन से पोटेंसी में दवा खानी है, ये वो डिसाइड नहीं करता, डॉक्टर डिसाइड करता है, क्योंकि डॉक्टर हैज अल्टीमेटली सबमिटेड हिमसेल्फ, पेशेंट हैज अल्टीमेटली सबमिटेड टू द डॉक्टर कि भाई मैं अब आ गया हूँ, आपको जो मेरे लिए ठीक लगे वो करिए। बट सिस्टम पैथी और डॉक्टर चॉइसेस में अब इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर सेंटर जितने भी आयुष हॉस्पिटल कई जगह पे खुल चुके हैं, कई जगह पे खुलने वाले हैं, ये सारे आयुष सिस्टम्स में अब मोस्टली एक स्क्रीनिंग ओपीडी होगी जहां पर पेशेंट को स्क्रीन करेंगे, सारे सिस्टम के डॉक्टर बैठे रहेंगे, पेशेंट को इवेलुएट करके एक वेल अंडरस्टूड प्रोटोकॉल के तहत पेशेंट एक स्पेसिफिक पैथी सिस्टम और डॉक्टर को अलॉट किया जाएगा और फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, अब वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी और नेशनल आयुष मिशन के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज जो हमारे मास्टर 250 साल पहले बोल के गए हैं, दैट इज होलिस्टिक हेल्थ। तो होलिस्टिक हेल्थ का बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व होने वाला है, जिसमें कि इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर इंटीग्रेशन से बेसिकली फिजिकल हेल्थ तो एड्रेस होगी ही, बट साथ ही मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग भी एड्रेस होगी। यही अल्टीमेट पर्पस है और यही शायद आइडियल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है जिसको अब सब लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब क्या होगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी में? बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा डॉक्टर को, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ आयुष सिस्टम इस तरीके से करेंगे कि सारे डॉक्टर्स को सारे आयुष सिस्टम के बारे में ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगा, ट्रेनिंग्स रहेंगे, स्पेशल कोर्सेज रन होंगे। प्रोसेस ऑफ हेल्थ केयर प्रमोशन एंड क्योर, बेसिकली प्रिवेंटिव हेल्थ पर बहुत ज्यादा जोर होगा और तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा अगर बीमारी हो जाती है। सो रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर इंटीग्रेटेड कोर्सेस, ये एक बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं जिसमें मॉडर्न साइंस, आयुर्जेनोमिक्स एंड अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी इनकॉर्पोरेट करके एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर का प्रोटोकॉल ही बनाया जाएगा, ट्रेनिंग बनाई जाएगी और रिसर्च भी किया जाएगा। सो ये सारा इंटीग्रेटेड टर्म पे होगा, यानी कि समझ लीजिए कि एक हॉस्पिटल में सारे सिस्टम के डॉक्टर एक साथ ट्रीटमेंट करेंगे अपने अपने एरिया ऑफ स्कोप में। नाउ अब आप देखेंगे क्यों, आखिर क्यों ये सब करना है, क्या मिलेगा ये सब करके। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का एजेंडा बहुत क्लियर है। गवर्नमेंट को करंट हेल्थ केयर जो है आज के डेट में, इंडिया की बात करते हैं, अब हम माइक्रो पे आ रहे हैं,
अभी के डेट में इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इज नॉट सस्टेनेबल टू सपोर्ट इट्स 1.25 बिलियन पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर। गवर्नमेंट चाह रही है 600 मिलियन पीपल जो इंडिया में है, जो कि रूरल लोकेशन में है, उनके पास बेटर हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है, इन तक पहुंचा तभी जा सकता है जब सारे सिस्टम के डॉक्टर्स को एक साथ जोड़ के एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट बनाया जाए, जिससे कि सोशल, स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल और मेडिकल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एड्रेस हो सके एट एन इंटीग्रेटेड लेवल इन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, उसके साथ पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि फ्री हेल्थ केयर अगर इंडिया को देना है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए बिना, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो वन नेशन वन हेल्थ जो है वो इंश्योर करता है कि हर सिटीजन, इंडियन सिटीजन को फ्री और क्वालिटी हेल्थ केयर मिले बाय 2030। ये गवर्नमेंट का गोल है और ये रियलिस्टिक भी है। अगर सारे पैथी, सारे सिस्टम एक हार्मोनाइजेशन में आ जाए तो, ठीक है। खुशी खुशी हो रही होगी आप लोगों को, लेकिन आगे चैलेंजेस आने वाले हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब गवर्नमेंट डॉक्टर्स का स्किल डेवलपमेंट कर रही है, नॉट ओनली उनको मेडिकल का ज्ञान भर रही है, बट अब चाह रही है कि डॉक्टर सिर्फ मेडिकल का नॉलेज रहने वाले रट्टू तोते ना बने, उनको स्किल्स भी रहे। जैसे कि अभी लेटली उन्होंने एमबीबीएस में कम्युनिकेशन स्किल्स को इनकॉर्पोरेट किया, होपफुली सारे सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स को धीरे धीरे ये लोग इन्वॉल्व करेंगे और सारे सिस्टम्स में इन्वॉल्व करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि हेल्थ इकोसिस्टम और इंटीग्रेटिव हेल्थ इकोसिस्टम में मैं सिर्फ जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि या तो पेशेंट के पास नो चॉइस होती है या तो चॉइस होती है डायरेक्ट, जैसे कि ओटीसी में वो खुद जाके चुन सकता है वो किस डॉक्टर के पास जाए, किस पैलिएशन के पास जाए, वो खुद चुन सकता है, उसको वो चुन सकता है इलाज कराना है कराए, नहीं कराना है नहीं कराए। लेकिन जब इंटीग्रेटेड इको हेल्थ इकोसिस्टम में पेशेंट आएगा तो उसको चुनना नहीं पड़ेगा, उसको उसके लिए रेडीमेड फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी रहेगा कि अब ये केस आई है, ये स्टेज पे आई है, ये सिम्टम्स के साथ आई है, ये किस डॉक्टर किस पैथी ने ट्रीट करनी है। सो चॉइसेस अभी इन्फॉर्म्ड रहेंगी, चूज करना ही पड़ेगा। पेशेंट की मनमर्जी ज्यादा नहीं चलेगी, डॉक्टरों की भी मनमर्जी ज्यादा नहीं चलेगी, स्ट्रिक्ट फॉर्मेट और प्रोटोकॉल के साथ में आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। सो वन नेशन वन हेल्थ, WHO और सो मेनी बॉडीज ऑफ द इंटरनेशनल रिप्यूट उन्होंने जरूर लॉन्च किया है, लेकिन अभी के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने सितंबर 2014 में ही जो है नेशनल आयुष मिशन करके लॉन्च कर दिया था। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन आयुष से होने वाला है। अगर आपने देखा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से नहीं होने वाला। अगर आप वो लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्री देखेंगे उसमें माइनर एलिमेंट में आयुष का नाम है, हेल्थ मिनिस्ट्री का नाम नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड नाउ इस तरह से ये चीज आगे बढ़ रही है नेशनल आयुष मिशन, क्योंकि जब इंटीग्रेशन की बात आ रही है तो नेशनल आयुष मिशन ही है जो इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो 2014 में लॉन्च हुआ है ये, 2020 तक के अप्रूवल हुआ है कि एग्जैक्टली ये कैसे कैसे होगा। उसके बाद में कंटिन्यूएशन हुआ है 2021 का 25-26 तक के। अब ऑपरेशनलाइजेशन 2024 से चालू हुआ है आफ्टर फेब्रुवरी पार्लियामेंट्री कमिटी जिसने रिपोर्ट जारी की कि एग्जैक्टली किस किस तरीके से होने वाला है। और यहाँ पर बहुत बड़ा बेंचमार्क जो अचीव हुआ है बाय अप्रूवल ऑफ 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। सी इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल्स नहीं है, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। सो ये हेल्थ को भी कंजर्व करेंगे और वेलनेस को भी रिस्टोर करेंगे, ऐसे सेंटर यानी आयुष के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। नाउ अभी आप देखेंगे नेशनल आयुष मिशन में पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स क्या क्या है, बहुत सारे चीज है, लेकिन मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ब्रीफली बताती हूँ। जैसे कि कारुण्य करके है जो पैलिएटिव सर्विस लॉन्च करेगा। उसके बाद में मोबाइल मेडिकल यूनिट है, टेलीमेडिसिन पर वर्क करेगा। मैटरनल एंड नियोनेटल है, ठीक है। इन्होंने बहुत सेग्रीगेट और स्ट्रक्चर्ड इस चीज को कर दिया है। नेशनल आयुष मिशन इस सेक्टर में, इस सेगमेंट को इस टाइटल के अंडर में सर्व करेगा। इसकी बहुत अच्छी बात यह है, जैसे फॉर एग्जांपल कि पैलिएटिव केयर में
होम्योपैथी और अल्टरनेटिव्स का रोल ज्यादा रहेगा। इमरजेंसीज में मॉडर्न मेडिसिन का रोल ज्यादा रहेगा। सुप्रजार में मैटरनल और नियोनेटल, एंटीनेटल में अदर सिस्टम्स आएंगी, इंट्रानेटल में मॉडर्न मेडिसिन और सर्जिकल आ सकती है, पोस्टनेटल में ऑल सिस्टम्स आ सकती है। तो हर किसी का अप्रोप्रिएशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। नाउ फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर, अब ये सारी चीजें अगर करेंगे तो क्या होगा? बेसिकली मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का बजट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024-25 में के लिए अलॉट किया है। आयुष, नेशनल आयुष मिशन को 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं कि भाई इस सेक्टर को ऑपरेशनलाइज किया जाए। अब आप देखेंगे क्यों ऐसा किया है। आप देखेंगे कि ये जो है ग्लोबल फुटप्रिंट आयुष का, अगर आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा समझ पा रहे हैं, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल और कोलैबोरेटिव रिसर्च के लेवल पर हम अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सर्टन पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, उसके बाद में गल्फ कंट्रीज में हम काफी कोलैबोरेटिव लेवल पर है। कंट्री लेवल अफिलिएशंस जो है ये हमारे चाइना और मंगोलिया के साथ में है, और ईस्ट वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ एशिया के साथ में है। इनके साथ हमने एमओयू साइन किए हैं इतने कंट्रीज के साथ। नेशनल आयुष मिशन के तहत आयुष सर्विसेज को अलग अलग तरीके से, जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज कंट्री लेवल पर 24 कंट्रीज के साथ में, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर 46 कंट्रीज के साथ में, एकेडमिक चेयर लेवल पर 15 कंट्रीज के साथ में, और आयुष इंफॉर्मेशन सेल्स जस्ट एक टेली सेंटर की तरह 39 से 35 कंट्रीज इस तरह से इन्होंने सेल एस्टेब्लिश किए हुए हैं। टेली सेंटर जिसको बोलेंगे, ये इन्होंने अलॉट किए। अब इसका इम्पैक्ट आप समझने की कोशिश करिए कि जब इंडिया एज एन हब इतनी सारी कंट्रीज के साथ एमओयू साइन कर रहा है टू प्रोवाइड देम आयुष सर्विसेज, लुकिंग टुवर्ड्स द आयुष फुटप्रिंट जो क्रिएट अब तक हो चुका है वो बहुत बड़ा है, और अब इतना बड़ा जब बजट अलॉट हुआ है, आप देखिए कि हम इंटरनेशनली आयुष, नेशनल आयुष मिशन के तहत, ऑल्दो नाम नेशनल है लेकिन काम बहुत ज्यादा इंटरनेशनल होने वाला है। सो अब आप देखो कि बजट जो है, मैं पिछले बजट्स की बात नहीं करूंगी, 23-24 का बजट मैं आपको बता पा रही हूँ, जो कि अंडर यूटिलाइजेशन है 3,647 करोड़ जो है, ये इतना अभी एस्टिमेटेड है। अलॉट तो 12,000 करोड़ फॉर दैट वेलनेस सेंटर या नेशनल आयुष मिशन। अब इसके तहत करेंगे क्या ये लोग? इसके तहत ये सबसे पहले क्या करेंगे, आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि आयुष हेल्थ केयर सेंटर्स बनाएंगे। उसमें नॉलेज यानी कि में एजुकेशन साइड भी होगा, उसके बाद में ट्रीटमेंट सेंटर भी होगा, एक्सपैंडेड सर्विसेज यानी कि अब जहां है वहां से सैटेलाइट की तरह और रिमोट एरियाज में भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद में फिजिशियन और मल्टी स्किलिंग यानी फिजिशियन को और मल्टी स्किल्ड करने की कोशिश करेंगे। केयर और डायग्नोस्टिक्स और योगा इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी को मोबिलाइज कराने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ केयर नई तरीके से कैसे हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, पेमेंट रिफॉर्म्स करेंगे कि हेल्थ केयर का किस तरह से पेमेंट डिसबर्स होगा, और आईटी सिस्टम जो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। देखिए आज हम और आप कहाँ से कहाँ हैं, लेकिन हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज और थॉट शेयर कर पा रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ आईटी। तो ये सारी चीजें जो है ये आईटी की वजह से हो रही है। तो आईटी सिस्टम रोबस्ट करेंगे तो हेल्थ केयर प्रोवाइडेंस में मदद मिलेगी। पार्टनरशिप फॉर नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बता दिया। सो नेशनल आयुष मिशन इंडिया बेसिकली एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इट इंटीग्रेट्स एड्रेसेस द इंटीग्रेटिंग प्रोमोटिंग द ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी सिस्टम विद इंडियाज हेल्थ केयर फ्रेमवर्क। यानी आज की डेट में जितना भी हेल्थ केयर फ्रेमवर्क है उसमें जब आयुष सिस्टम का हेल्थ केयर फ्रेमवर्क जुड़ेगा तो इंडिया का सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम और ज्यादा रॉबस्ट हो जाएगा। यही इसका गोल है अल्टीमेटली। अब क्या किया है, यूनियन कैबिनेट ने बेसिकली एक नया कंपोनेंट एडमिट किया है जिसने 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बेसिकली अंडर नेशनल आयुष मिशन 5 साल के अंदर 2023-24 में सैंक्शन कर दिया है, जो 5 साल के अंदर में फंक्शनल हो जाने चाहिए। स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड, अभी कंटिन्यूएशन के लिए 25 से आगे में कंटिन्यू करने के लिए अप्रूवल इसको मिल चुका है। नाउ अब नए कॉलेजेस, अब मैं कुछ बहुत ही बुलेट पॉइंट्स जो होम्योपैथी से रिलेटेड है वो मैं करने की, सिर्फ बताने की कोशिश करूंगी। बेसिकली ये लोग चाह रहे हैं
अब सीधे आयुष कॉलेज खुले, जहां पर इंटीग्रेटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, वैसे ही अब मेडिकल सिस्टम में भी इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रमोट किया जाए। लॉजिकल बात है, क्योंकि 80% ऑफ सब्जेक्ट, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, फिजियोथेरेपी हो, लगभग हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो 80% तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, गायनेकोप्स, मेडिसिन यही पढ़ता है। ठीक है, अपना अपना बस फार्मैक अलग पढ़ लेता है, बट 80% कम्युनिटी मेडिसिन वो यही पढ़ता है। अब ये लोग क्या करें, इंटीग्रेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की कोशिश करेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, कुछ चीजें अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, बट कुछ चीजें क्लियर आई हुई है। सो गवर्नमेंट में प्रपोज टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू आयुष एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि अब जितने भी इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे वो इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे, या फिर ओल्ड इंस्टीट्यूशन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि सफिशिएंट लैंड अवेलेबल हो और एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन का वहां पे डेवलप हो, मेंटेन हो। और आयुष हॉस्पिटल भी वहां पे खुले, कम से कम 50 बेड का, जिसमें अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए 25 बेड्स हो और 25 बेड होम्योपैथी के लिए हो फंक्शनली। बहुत बड़ा हमारे लिए गुड न्यूज है कि हमें क्लिनिकल सेक्टर में, क्लिनिकल में 50% का एज अ होम्योपैथ पार्टनरशिप यहाँ पर मिलता दिख रहा है। अब आप देखिए कि बेसिकली क्या कंपोनेंट्स है नेशनल आयुष मिशन के, शायद एग्जैक्टली क्या क्या करेंगे ये लोग। आयुष ग्राम बनाएंगे, ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम निकालेंगे, ये इसेंशियल ड्रग्स को प्रोवाइड करेंगे, और 10 बेडेड से 30 बेडेड से लेके 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल खोलेंगे, या फिर एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को भी अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडेशन यही है लिखा, अपग्रेडेशन भी किया जा सकता है गवर्नमेंट और पंचायती लेवल पर। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है गवर्नमेंटल हॉस्पिटलाइजेशन का, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। और आयुष, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फोकस जो है वो ये है कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये बहुत बड़ा है प्रोजेक्ट, ये बहुत महत्वाकांक्षी है और इसमें हमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी मिली है। सो हमने इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, नेमली आयुष मंदिर। डिपेंडिंग अब आप इसमें सिर्फ कुछ पर्पसेस ऑफ नेशनल आयुष मिशन समझ लीजिए, उसमें से कुछ एक है जो मैं इसको एलाबोरेट बस करूंगी, बाकी आप को पता ही होगा। डीपनिंग क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन, बेसिकली दे आर ट्राइंग और गहराई से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द overall services, so boosting the research and evidence based practices in all systems, bridging the integration gap, enhancing sustainability and equitable access, building consumer confidence and advocacy। ये पर्पस रहेंगे मोटा मोटी आयुष के। मैं आपको तीसरा पॉइंट एलाबोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें एक खतरनाक पॉइंट है आप लोगों के लिए, यानी हम सब के लिए। वो ये है कि ये इंटीग्रेशन गैप को ब्रिज करना चाहते हैं। ये चाहते कि कोलैबोरेटिव प्रोटोकॉल बनाए और आयुष और एलोपैथिक हेल्थ केयर सिस्टम को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए। इंटीग्रेटिंग आयुष प्रैक्टिशनर इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर टीम बाय गिविंग देम मॉडर्न मेडिसिन नॉलेज ऑफ कोर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ कैंपेन, क्रिएटिंग जॉइंट, यहाँ तक भी ठीक है, क्रिएटिंग जॉइंट आयुष एलोपैथिक क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर द होलिस्टिक हेल्थ केयर। लेकिन जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत खतरनाक है, मैंने उसको अलग कलर से हाईलाइट किया है। वो ये है कि इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग for allopathic doctors on basic आयुष principle and application। आप बताइए, जिस दिन एलोपैथिक डॉक्टर को होम्योपैथी सीख लेगा, वो जसवंत पाटिल सर बन जाएगा, वो चिमथान वाला सर बन जाएंगे। So allopaths being naturally good in clinicals, they'll pick up homeopathy faster। और जिस तरह से एक नेचुरल एंड अग्रेसिव अट्रैक्शन है पब्लिक का एलोपैथ्स को लेकर, उनके नॉलेज को लेकर, जब वो होम्योपैथ कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर उन्हें होम्योपैथी देने की परमिशन मिल जाएगी, तो आप देखिए कि हमारे लिए पिक्चर बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। ये थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट है, लेकिन इसका भी रास्ता है, मैं आपको बताती हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये दूसरा खतरनाक पॉइंट है। ISO हार्मोनाइज द आयुष क्वालिटी स्टैंडर्ड विथ इंटरनेशनल नॉर्म्स। अब आप इसको समझिए, ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के एक्ट के तहत सारे सिस्टम्स को एक बेंचमार्क पे लाना चाहते हैं। अब आप बताइए, जो होम्योपैथी है, जो किसी एक खास पोटेंसी के लेवल पर पहुंचने के बाद ज्यादातर उसके मॉलिक्यूल्स भी नहीं दिखते, तो अब कहीं इससे उनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फ्रेमवर्क और
प्रूफ्स या एविडेंस बेस्ड रिसर्च में हम अगर फिट नहीं हो पाए, हमारी हाई पोटेंसी अगर फिट ना हो पाए, तो ऐसा हो सकता है कि ये हमारी 30C के ऊपर की पोटेंसी को मानने से भी इनकार कर दे और हो सकता है उसे बैन भी कर दे। तो बताइए कि हमारा सिस्टम या प्रैक्टिस कितना लिमिटेड हो जाएगा। ये एक संभावनाएं हैं जो मैं बता रही हूँ, बट ये एक अप्रोच शुरू हुआ है कि अब सारे सिस्टम का ड्रग मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली होगा ऑन इंटरनेशनल नॉर्म्स। जबकि होम्योपैथी खुद एक स्टैंडर्ड है, होम्योपैथी का खुद एक नॉर्म है और होम्योपैथी का खुद एक लेवल है, जिस लेवल तक अभी तक इनका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इवन द क्वांटम फिजिक्स भी मुश्किल से पहुंच पाया है। सो आई डोंट थिंक कि ये अभी भी हमें साइंटिफिकली मैच कर पाएंगे, लेकिन हमें तो उन्हें मैच करना ही पड़ेगा। सो हमें रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। सो ये एक खतरे की घंटी है। अब क्या है, स्टेज इज सेट फॉर अस, कि हमें तो अब कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है, लेकिन खतरा, don't take it personally, but this is serious. And so it's an online presentation slide show, so शायद बफर हो रहा होगा, बट मुद्दे की बात ये है कि आप लोगों को हर्ट भी हुआ होगा, आप लोगों को बुरा भी लगा व्हाट द प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी। लेकिन अभी जो स्टोरी का ट्विस्ट है अभी आगे में आएगा, मैं ये क्यों बता रही हूँ या मैं क्यों ये अंदेशा जाहिर कर रही हूँ कि स्टेज तो मिल जाएगा, हमें 50% बेड्स भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या हम परफॉर्म कर पाएंगे, और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो वो अब हमें सीरियसली सोचने की जरूरत है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से आउट ऑफ दिस वीडियो इज फर्स्ट एंड ओनली। अब देखिए खतरे की घंटियां एक के बाद एक। फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ओनली इंस्टीट्यूट, आज तक देश में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बना है जो ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन आयुष सेक्टर बना है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, दैट इज लोकेटेड इन जामनगर और गुजरात। ठीक है, ये पहली बात। ये आप देख सकते हैं कि WHO के साथ में जब हमारा बहुत बड़ा समिट हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएशन में, जब ये बहुत बड़ा समिट हुआ था, जहां पर वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है जामनगर में एस्टैब्लिश हुआ, और वहीं पर यह आयुर्वेदा का ट्रेनिंग सेंटर है तो ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जिसे दर्जा दिया गया है। बट क्या है, आयुर्वेदिक का इंस्टीट्यूट है, हमें आयुर्वेदिक से कोई हेट्रेड नहीं है, लेकिन वक्त और आप लोगों का एक्सपीरियंस भी आपको बता चुका है, आयुष बोले तो आयुर्वेदा, और ये एक्सपीरियंसेस आपको और आगे भी प्रूफ कर देंगे। तो जहां पे नेशनल आयुष मिशन है, हम H फॉर होम्योपैथी सोच के खुश होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन प्रैक्टिकलिटी आपको मैं आगे भी आंकड़े बताऊंगी कि यहाँ पर टाइम एंड अगेन कहीं ना कहीं यही प्रूव हुआ है कि आयुष बोले तो आयुर्वेदा। अब होम्योपैथी की साख कहाँ है? होम्योपैथी की साख है उसके ठीक होते हुए पेशेंट, उसका बढ़ता हुआ उपयोग, उसको उसके जो डॉक्टर्स का बढ़ता हुआ स्टैंडर्ड और क्वालिटी, वहां पर होम्योपैथी ने अपनी साख बनाए रखी है कि 26.3% है एनुअल ग्रोथ रेट रहा है होम्योपैथी का, और स्टीडीली होम्योपैथी ग्रो कर रही है इन दी फिगर्स। हाईएस्ट 26.3% एक साल में ग्रोथ इज अ बिग ग्रोथ जंप फॉर होम्योपैथी, हाईएस्ट अमॉन्ग अदर आयुष मोडालिटीज। आयुर्वेदा भी इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया जितना होम्योपैथी ग्रो की है इन इंडिया फॉर मेडिकल केयर। होम्योपैथी लीड्स द सेकंड पोजीशन, ओवर 100 million people depend on homeopathy for their medical care, not even आयुर्वेदा। क्योंकि प्रैक्टिकली आयुर्वेदा कौन करता है?
ग्रेजुएट्स तो निकलते हैं लेकिन रियल आयुर्वेदा बहुत कम करते हैं। उस प्रपोर्शन में होम्योपैथी ज्यादा करते हैं। सो हमारे लिए एक अच्छी तालियां होनी चाहिए अपने आप के साथ में कि हम अच्छे होम्योपैथ निकालते हैं जो सच में होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, और जिस वजह से होम्योपैथी सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमेबल मेडिसिन है आफ्टर एलोपैथी इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड वाइड। और ये हमारे पेशेंट्स का प्यार है और हमारी मेहनत है। अब आगे देखिए, अब आंकड़े देखिए। आयुष पहले तो नॉन आयुष जो है, नॉन आयुष जो रजिस्टर्ड, एक सेकंड, तो वेलनेस सिस्टम, सॉरी, हाँ, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है, अब आप देखेंगे, अब आंकड़ों का खेल देखिए, और वहां पर हम कहां पर हमारे साथ में धोखा होता है या हो रहा है वो भी देखिए। सो आंकड़ों का खेल ये है कि नॉन आयुष जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है वो 56.50 है, और आयुष के सारे सिस्टम के मिला के सिर्फ 43.50 लोग हैं। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलोपैथ ज्यादा है रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, और आयुष के टोटल मिला के उससे भी कम है, यानी एक रेशियो वाइज। अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एंड वेलनेस सेंटर बाय सिस्टम आप देखेंगे तो नॉन आयुष यानी कि मॉडर्न मेडिसिन के बहुत ज्यादा है, आयुष के हार्डली 14% है। 85% जो है अभी के डेट में अलॉटमेंट जो है वो नॉन आयुष का ही है। इसके फ्रैगमेंट्स आप देखेंगे तो फिर से आपको आयुष बोले तो आयुर्वेदा का फैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये वाली प्रैक्टिशनर में देखिए आयुर्वेदा के 56% है और होम्योपैथी के 37% है, ऑलमोस्ट थर्ड। हम काफी पीछे है इन द नंबर्स एज इन रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। उसके बाद मैं आपको बड़े बड़े आंकड़े बताऊंगी। 85 जो वेलनेस सेंटर नॉन आयुष के है, आयुष के 14 है, उसमें भी आयुर्वेदा के 59% है, होम्योपैथी के 31% है। ग्रोथ कैसे हुई है, अब आप देखेंगे ग्रोथ में पर्पल शेड वाला इज होम्योपैथी, ठीक है, ग्रीन शेड वाला इज आयुर्वेदा। ठीक है, अब आप देखिए इसका सीक्वेंस ईयर बाय ईयर 2007 में कहा था, ठीक है, 2012 में कहां तक आया, 2017 के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं इसमें आयुर्वेदा ने 13 से 17 तक की ग्रोथ की है, होम्योपैथी ने 59 to 7.5, हार्डली इवन नॉट इवन 1000% हमने जो है 1000 इन द नंबर ऑफ सेंटर्स हमने ग्रोथ की है। मतलब कि प्रोपोर्शनेटली हम थोड़े से स्लो मूव कर रहे हैं, इवन बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट चोजन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एट लार्ज। उसके बाद में आप नंबर ऑफ बेनिफिशियरी देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं कंपैरेटिव, मुझे इस बार शिफ्ट करना पड़ रहा है। बेसिकली 8.9 करोड़ है, ये जनरल आयुष आरोग्य मंदिर के बेनिफिशियरीज है जो बाय एंड लार्ज विजिट कर रहे हैं आयुष आरोग्य मंदिर को। ठीक है, अब आप, हाँ, अब आप देखेंगे कि 51% जहाँ पे आयुर्वेदा के कॉलेजेस है, 35% होम्योपैथी के कॉलेजेस है। ठीक है, अब आप आगे जाइए नंबर्स में, ये है नंबर्स, और जिसमें दिख रहा है सीधे सीधे, और सी हमें इस पर कोई ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा बीइंग अ प्रिमिटिवली एंड प्राइमरीली इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो उसको एक नेचुरल सिंपैथी और एम्पैथी तो मिलेगी ही मिलेगी, एक नेचुरल प्रमोशन तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि अब हमें जो है जो भी आगे में हासिल करना है अपने दम पर करना है। अभी भी हमने मोस्ट बेस्ट चोजन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसीलिए हमें मिला है सेकंड बेस्ट चोजन वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया, बिकॉज हमने वो अपने दम पे अपने रिजल्ट के दम पे लाया है। उसी तरह से आगे भी अब हमें इस नेशनल आयुष मिशन और वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी में अपने दम पर अपनी जगह फिर से बनानी है, क्योंकि नेचुरली हमें स्पून फीडिंग तो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं देगा। नाउ गेम चेंजर स्लाइड को मैं रिपीट करना चाहती हूँ यहाँ पर। ये स्लाइड अगर आपको याद होगी कि जब जब आयुष या वेलनेस सेंटर में, आयुष हॉस्पिटल्स में पेशेंट जाएगा तो कौन से सिस्टम से उसका ट्रीटमेंट होगा, ये वहां पर ऑलरेडी
प्री डिटरमाइंड प्रोटोकॉल के तहत डिसाइड होगा, पेशेंट डिसाइड नहीं करेगा। जिस तरह से डॉक्टर के पास जाएगा, पेशेंट कौन सी दवा खाना है वो डिसाइड नहीं करेगा, उसी तरह से कौन सी पैथी से इलाज कराना है वो भी पेशेंट अब डिसाइड नहीं कर पाएगा। ये अच्छी बात भी है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकती है अभी, लेकिन जब प्रिसाइज गाइडलाइंस लेड होंगे, अभी जब हम प्रॉपर रिसर्च और नंबर्स के साथ बात करेंगे कि भाई सोरियासिस में ये परसेंटेज में हमारा रिजल्ट है, सिकल सेल में हमारा ये रिजल्ट है, ऑटिज्म में हमारा ये रिजल्ट है, हमें उस प्रोपोर्शन का स्कोप दिया जाए, तब हम क्लेम करें, पॉलिसी मेकर्स ये चीज पर अड़े रहे कि भाई ये बोले तो हमें इसमें हमारा इतना स्कोप और इसी तरह से पॉलिसी बननी ही चाहिए। इस तरीके का जब तक पॉलिसीज नहीं आएंगी, और ये पॉलिसी बनने से पहले मैं आदरणीय साहनी सर हैं यहाँ पे और वो जानते हैं कि पॉलिसीज कैसे बनती है, उन्होंने काफी समय तक पॉलिसी मेकर की तरह काम किया है। सो साहनी सर, आप और आपके माध्यम से जहां तक ये बात पहुंचती है कि इस पॉलिसीज में, गाइडलाइंस में होम्योपैथी को उसका स्थान, उसके सिक्योर्ड स्थान उसके आधार पर मिले कि जितने नंबर्स ऑफ रिसर्चेस उसने प्रोपोर्शनेटली शेयर किए हैं, उस आधार पर उसे उसका हक का स्थान मिले, ना कि कोई हाइपोथेटिकल स्थान मिले। उसके बाद में अब हमें क्या चीज की जरूरत है, देखिए हमें जरूरत है एक जस्टिफाइड, हमें जरूरत यानी हम डिजर्व करते हैं, और साहनी सर और भी काफी सीनियर्स बैठे होंगे, हो सकता है कई लोग पॉलिसी मेकर्स भी होंगे यहाँ पर, जिनको मैं ये बात ध्यान में लाना चाहती हूँ, वो ये है कि हम चाहते हैं कि जस्टिफाइड इंटीग्रेशन पब्लिक हेल्थ सेक्टर में हो। आयुष बोले तो आयुर्वेदा ना हो, आयुष बोले तो ऑल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हो, और सबको अपने अपने हिसाब से, उनके उनके मेरिट के हिसाब से उनको उनका हक मिले हर चीज में, चाहे वो फाइनेंशियल अलॉटमेंट हो, चाहे वो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉटमेंट हो, चाहे वो रिसर्च फंड्स अलॉटमेंट हो, या जो वर्क शेयर अलॉटमेंट हो, वो जस्टिफाइड मिले। होम्योपैथी बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड इक्वली की जाए ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज हम लेते हैं, तो हम देखेंगे कि होम्योपैथ का प्रिस्क्रिप्शन अभी कुछ कुछ जगह पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है पिछले 4 सालों से 3 सालों से, लेकिन और बेहतर तरीके का इनकॉर्पोरेशन हो। इस वजह से क्या होगा, जब उसका बजट होगा, उसका क्लेम होगा, तो पेशेंट ज्यादा से ज्यादा आएंगे क्योंकि वो क्लेम हो रहा है। सो एक रेवेन्यू बेहतर होगा होम्योपैथी में। उसके साथ ही साथ अगर आपको ये पॉइंट नोट करना चाहते हैं कोई पॉलिसी मेकर है, तो जरूर ये पॉइंट्स नोट करिए, क्योंकि ये आप पूरे डिस्कशन या इंफॉर्मेशन का समरी है। स्टैंडर्डाइज रिसर्च मॉडल बनना चाहिए, जो कि टेलर मेड होना चाहिए। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि होम्योपैथी 30C के बाद तो दिखेगी नहीं। जैसे मुझे नागपुर का मोस्ट रेप्यूटेड विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी VNIT के है, इन्होंने, इनके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया, बोले मैडम हम होम्योपैथी किस तरह से एक्ट करती है इन विवो इन विट्रो, इस पर हम ये जो है ये हम रिसर्च आपके साथ करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है करते हैं। तो बोले मैडम लेकिन हम सिर्फ 30 की पोटेंसी पे काम करेंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हम तो हर पोटेंसी देते हैं। बोले मैडम 30 तक तो मॉलिक्यूल होता है, तो हम एज ए केमिस्ट्री तो हम दिखाएंगे कि 30 का मॉलिक्यूल इधर गया, उसने वो किया, उसने वो किया। सो बेसिकली होम्योपैथी का रिसर्च इस तरह से संभव नहीं है। यही स्ट्रगल हमें जब कोविड हो रहा था, और उस समय जब हमें हमारे रिसर्च सबमिट करने पड़े, तो ICMR की जिस तरह की गाइडलाइंस थी, ICMR के जिस तरह के प्रोटोकॉल्स थे, उसको हम नहीं कंप्लाई कर पाए, बिकॉज कि हम जो है हमारे हमारे जो भी रिसर्च के पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स हैं, वो ICMR के स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं कर सकते, इनफैक्ट मैच ही नहीं कर सकते। सो हमारे लिए रिसर्च मॉडल अलग हो, क्योंकि आयुर्वेदा में तो भी मॉलिक्यूल्स दिख पाते हैं, उसका इफिकेसी डिफाइन हो सकता है, एंड ऑर्गन का टारगेट कैसे हो रहा है ये भी डिसाइड हो सकता है, लेकिन होम्योपैथी में प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। जो भी होगा मोबिलाइजेशन ऑफ इम्यून सेल्स होगा, लेकिन वो बहुत ही सेकेंडरी रहेगा। हम प्राइमरी लेवल पर होम्योपैथी कहाँ जाकर कैसे एक्ट कर रही है वो हमें पता है, लेकिन हम डेमोन्स्ट्रेट मॉलिक्यूलर लेवल पर नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूसरा रिसर्च मॉडल जो होम्योपैथी रिसर्च के लिए टेलर मेड हो, उसके पैरामीटर्स होम्योपैथिक रिसर्च को सबमिटेबल हो, इस तरह का रिसर्च मॉडल हमने डिमांड करना चाहिए। ये मैं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है we are enough. We had been sustaining through all the odds. Our master Hahnemann has survived through all the odds, and he stood tall. He fought for the rights of the Pathian system to survive, and that's why he also have been having all the guts and talents to do so. But we have to really be confident that we are enough. We can do it. But
there are certain rough edges that has to be addressed. ये मेरा एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग था आउट ऑफ वन हेल्थ वन नेशन पॉलिसी, आउट ऑफ नेशनल आयुष मिशन, आउट ऑफ उसका पोजीशनिंग इन इंडिया, आउट ऑफ द चैलेंजेस जो आज आ रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं. सो ये एक मेरा छोटा सा प्रकथन था अराउंड वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी. बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो रही हैं, बहुत तरीके की अभी फिर से गवर्नमेंट नहीं बदली है, सो और नए पॉलिसीज उस पर बन रहे हैं. लेकिन फिर से मैं आपको बताती हूँ, सारे ब्यूरोक्रेसी में, मतलब आई माइट साउंड लिटिल फ्रंट, लेकिन ये सच है. ये सारे पॉलिसी मेकर्स, सारे डिसीजन मेकर्स, सारे मिनिस्टरियल ब्यूरोक्रेटिक सेक्रेटेरिएट लेवल्स में कहीं ना कहीं आयुर्वेदा इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं होम्योपैथी के साथ में एक थोड़ा सा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, और इस वजह से हम हमारा डिजर्व स्थान अभी भी हासिल करने के लिए स्ट्रगल रह पा रहे हैं. अगर सब सही होता है, ये सारी मांगे अच्छे से मानी जाती है, तो पॉसिबिलिटी है होम्योपैथी विल नो मोर बी एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बिकॉज जिस तरह का इंटीग्रेशन चल रहा है, तो कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिकली ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा. सब इंटीग्रेट होकर चलेंगे, सब हाथ में हाथ मिला के चलेंगे. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी के तहत अब पेशेंट सेंट्रिक नहीं रहे. अब जो है, ये मैं स्लाइड आपको रिपीट करना चाहूंगी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, और जो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट था, कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे कर्सर घुमा रही हूँ, कि अब जो है एक स्टेप आगे बढ़ेगा. जब पेशेंट को सिस्टम चुनने का जरूरत नहीं रहेगा, अब ये सिस्टम होगा कि अब जो पैथी सेंट्रिक जो हेल्थ केयर थी, अब वो पेशेंट सेंट्रिक हो जाएगी. ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है हेल्थ केयर में. बस जरूरत है कि हमें बहुत ज्यादा फर्मली, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, हमारे जो लीडर्स है, जो होम्योपैथी को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली हमारे आवाज को बहुत कॉन्फिडेंटली उठाने की जरूरत है. तो हमें एक जस्टिफाइड स्थान मिलेगा, और तब एक्चुअल में वन नेशन वन हेल्थ मिशन और नेशनल आयुष मिशन बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा. हमारे पास अभी 5 मिनट्स है, आई थिंक, डॉक्टर अंकिता. सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चन, एनीवन, जस्ट दे कैन रेज द क्वेश्चन, आई ट्राई. थैंक यू डॉक्टर शुक्ला, रश्मि शुक्ला जी. आप अपना पीपीटी को अब हटा दीजिए, हम लोग डिस्कशन मोड में आ जाएंगे. ओके. कोई क्वेश्चंस तो नहीं है अभी तत्काल, कोई उन्होंने रेज नहीं किया है क्वेश्चंस, बट yeah, Swaminarayan, you are allowed to talk. You can unmute yourself. You can unmute yourself. Please unmute yourself, sir. Swaminarayan ji. Thank you very much, sir. Very good evening, and my compliments to the Dr. Rashmi for choosing her topic on integration of healthcare system. I'm not sure how she's connected with the policy Dr. Swaminarayan, making I think you can talk in Hindi because this is Hindi session, sir. Swaminarayan, can you talk in Hindi? क्षमा करें. जी. मैं मेरी हिंदी थोड़ा टॉलरेट कीजिएगा. पहले तो धन्यवाद सानी साहब मौका देने के लिए, और रश्मि जी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, जो उन्होंने अपना टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से रखने की कोशिश की है. मैं कुछ बातों में डिफर करूंगा, क्योंकि मैं पिछले 25 सालों से जो है कि वेरियस कमिटीज ऑफ नॉट ओनली आयुष बट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, स्टेट एंड गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे कुछ ना कुछ मेरा योगदान रहा है. और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी की जो पॉलिसी बन रही है या बनी हुई है, उसमें अनफॉर्चुनेटली होम्योपैथी को बहुत ही
कम स्थान दिया गया है या तो न के बराबर स्थान दिया गया है। मैं अगर कहूँ, दो चार उदाहरण लूं, तो रश्मि जी जो कि महाराष्ट्र से है, मेरे हिसाब से अभी तक महाराष्ट्र जो है एजुकेशन, होम्योपैथिक एजुकेशन में अग्रसर रहा। सबसे ज्यादा कॉलेज और ज्यादा होम्योपैथी के स्टालवर्ट्स और जो कि नुमाइंदे जो नेशनल लेवल पे होम्योपैथी को बड़ी अच्छी तरीके से एजुकेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर आर हार्डली और नो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर पोजीशंस इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैं शायद अगर जो है कि मैं सही हूं तो 2023 तक महाराष्ट्र में होम्योपैथिक चिकित्सक की एक भी गवर्नमेंट पोस्टिंग नहीं है। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। अगर ये हाल रहा तो इंटीग्रेशन की कोई भी पॉलिसी बने, होम्योपैथ कैसे जुड़ेगा? क्योंकि जो पॉलिसी बनती है वो गवर्नमेंट के दायरे में जो हेल्थ सर्विसेज है उसके लिए बनती है, ना कि प्राइवेट होम्योपैथ जो करता है उसके लिए बनती है। तो ये नंबर 1 है। तो हमारे आंकड़े कोई भी हो, 12,500 करोड़ रुपए नेशनल आयुष मिशन में आए या ना आए, होम्योपैथी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका उन्नति कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है। वेरी ट्रू। इनफैक्ट सर, यहाँ पे मैं जस्ट एक ऐड करना चाहूंगी। इनफैक्ट जब मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया, मेरी टीम ने उसको पहले रिसर्च किया, हमने उसको स्टडी किया, उसमें से डिस निकालने की कोशिश की। इनफैक्ट वी कुडंट फाइंड एनी रोल। मतलब आई तो सर को कोट कर दिया कि सर अभी मुझे वैसे भी इस पर रिसर्च करना है, तो सर आई विल टेक दिस टॉपिक। सर ने कहा व्हिच टॉपिक यू टेक, एंड the study ended, I read that 10 years का statement report of Ayush Ministry. There was no role national NIH और उसका एक satellite center, उसके अलावा भी there is no infra that has been added, nothing new has been created. आयुष हॉस्पिटल है लेकिन उसमें भी रोल हमें कितना देने वाले हैं वो भी उनके रेमो करम पर है। I just wanted to end this topic over a positive note, but thanks that you could raise that points, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे कुछ मिस हो रहा होगा, तो let me not be upfront around it, and let it be like hopefully we would do this, hopefully we will achieve this, but this is bitter, but आपने वो bitter तड़का लगाया, but that's essential ये है, and it is a very alarming and dangerous thing that can, अलार्मिंग नहीं कहूंगा, डिजास्टरस कहूंगा। बिल्कुल डिजास्टरस बिल्कुल कहूंगा, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलार्म तो कभी पहले 30 साल पहले बच चुका था और बचते ही रहा है। अभी इट इज अ डिजास्टर, क्योंकि आज की तारीख में भी हमारे रिप्रेजेंटेशन कुछ उसमें कर नहीं पाया है। कुछ तीन उदाहरण सर सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन में पहले मैं अपनी बात रख लूं। सॉल्यूशन जो कि मैं कलेक्टिवली ढूंढेंगे। स्वामीनारायण जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। मेरे पास में केवल 1 मिनट बचा है, 1 मिनट से आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए 1 मिनट में मैं बात अपनी कंप्लीट करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आयुष के लिए इंश्योरेंस में जो है कि उन्होंने स्पेशल कमेटी बनाई है। उसका रिपोर्ट जो है अभी 3 हफ्ते हो गया सबमिट हो गया। अनफॉर्चुनेटली होम्योपैथी में इसका कोई प्रावधान, होम्योपैथी का इंडोर हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए हमारी केंद्रीय अनुसंधान संस्था है जिसको ये काम दिया गया था कि वो अपने सुझाव मिनिस्ट्री को रखे। अभी तक इसमें क्या आगे हुआ है पता नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ आया नहीं है। सो इंश्योरेंस में हम अगेन होम्योपैथी 0 लेवल पे है। बिल्कुल सर। ESIS के लिए गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक पॉलिसी बनाई है आयुष के लिए। उन्होंने शुरुआत तो की है कि आयुष हॉस्पिटल में आयुष को जगह दी जाएगी, लेकिन उसमें वर्ड यूज किया है प्रेफरेबली आयुर्वेद। सर सॉरी सर, आपने जो कहा, अब थोड़ा सा समय का में पाबंदी है, हम लोगों का इंग्लिश सेशन चालू होने वाला है और हम लोग धन्यवाद। स्वामीनारायण जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपका आज दर्शन भी हुआ है
पहले तो मैं मिला हूँ कि एक बार, लेकिन आज आपका दर्शन हुआ, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए। और रश्मि जी आप बहुत अच्छा हाईलाइट किए, लेकिन स्वामी जी आपने जो ग्राउंड टू द अर्थ बात करी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अभी जो इशू है हम लोग के यहाँ लीडरशिप, और इसका जो एक ऐसा मोटिवेटर चाहिए जो कि आयुष में एच को आगे ले आए, एच का प्रोमिनेंस लाए, और उसके प्रोजेक्ट में ये चीज का अभी जरूरत है। और शायद मैं समझता हूँ कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर HMI है, IIHP है, जितने भी हैं सबको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। तो मैं इसके साथ में अंकिता जी को कहूंगा कि ये सेशन को क्लोज डाउन करें, और इसको हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर धनेश जी को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आज हमें अपना टाइम देने के लिए और इतने इम्पोर्टेंट इशू को रेज करने और उसको इतने अच्छे से इलेबोरेट करने के लिए। और मैं चाहूंगी कि प्लीज आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और एक दो सेशन और लें आप हमारे साथ, और टाइम दें हमें। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आप आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं तो और चाहूंगा कि ये टॉपिक को एक बार और रिपीट कीजिए, थोड़ा सा न्यू एडिशन के साथ में, और स्वामी नारायण जी भी आप जरूर से प्रेजेंट होइए उस सेशन में। मैं दोनों को इससे बात कर लूंगा। श्योर श्योर। जी सर, इसी बहाने आज जो डिस्कशन थोड़ा सा रह गया वो भी कंप्लीट हो जाएगा अगले सेशन में। और इसी के साथ में 7:30 से 8:30 का हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है। और इसके बाद में अब 8:30 से 9:30 तक हमारा इंग्लिश सेशन होगा। और जो लोग भी वो सुनना चाहते हैं इसी सेम लिंक से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसको मॉडरेट करने के लिए डॉक्टर धनेश सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं माइक उनको हैंड ओवर करती हूँ, आगे वो कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू सर।